नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, नहले पे दहला में आज हम बाबा से जानेंगे कि आखिरकार देश जो है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत क्यों आगे बढ़ रहा है। मोदी कैबिनेट से इसे हरी झंडी तो मिल गई है, लेकिन इसके पीछे का भयंकर जो खेला है वो क्या है, कुछ है मोदी और अमित शाह का। तो सीधा हम बाबा से जुड़ते हैं, उन्हीं से जानते हैं। बाबा, देश जो है वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो असली मकसद और असली खेल है वो क्या कुछ है। विकास, कोई भी सृजन जब नया होता है या कोई कानून बनते हैं तो उसके दोनों पहलुओं पर विचार होता है। एक तरफ जहां ये कहा जाता है कि इससे बहुत सारा फायदा होगा, तो दूसरी तरफ विरोधी जो है इस पर सवाल भी खड़े करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन भी उससे अछूता नहीं है। हालांकि हमारे देश में आपको याद होगा कि जब आजादी के बाद एक साथ सारे चुनाव हुआ करते थे, लेकिन समय के हिसाब से कई राज्यों में सरकारें गिरी, उसके बाद से बहुत सारी समस्याएं हुई। उसको लेकर के अलग-अलग समय चुनाव होने लगे। अब चूंकि ये कह करके इस कानून को बनाने की मंजूरी मिल रही है या दी जा रही है, इस पर प्रयास किया जा रहा है कि इससे अलग-अलग चुनाव कराने से देश में समय की बर्बादी भी होती है, काम करने के तरीके पर भी असर पड़ता है। मैंने करीब 2 साल पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक बड़ा लेख लिखा था। उसमें हमने बताया था कि नेशन वन इलेक्शन कराने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, परिसीमन करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ कई राज्यों में जिनके कार्यकाल बचे हुए हैं, उनको समाप्त करना पड़ेगा। तो ये कानून कहीं न कहीं कुछ राज्यों में चुनाव के समय को बढ़ाने में भी बढ़ाने का भी काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सोच समझ करके और एक कमिटी बनाई गई जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद, उनके नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो कमिटी गठित की गई थी, उसके रिपोर्ट आने के बाद भी मैंने एक खबर किया था, जिसमें कई देशों के जो प्रक्रिया है चुनाव के वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, उसमें जिसमें स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सारे देशों के जो वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएँ कैसे की जाती है, इस पर जो है वो पूरा का पूरा जो कहा जाता है कि कहीं न कहीं अध्ययन करने के बाद इसकी सिफ़ारिशों को भेजा गया है और कैबिनेट से कल मंजूरी मिलने के बाद इसकी चर्चा खूब हो गई है। वन नेशन वन इलेक्शन संभावनाओं पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में हाई लेवल जो पैनल गठित की गई थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई और रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए विधेयक को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट ने जब कल मंजूरी दे दी, तो उसके बाद से इसकी चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। अब इसके पहलुओं की अगर बात करें हम, तो इसके दोनों अच्छे और बुरे पहलुओं को अध्ययन करने के लिए कई देशों के जो चुनावी प्रक्रिया है, उनको आप अगर गंभीरता से देखें, तो इसमें जर्मनी संविधानात्मक अविश्वास प्रस्ताव और चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया का मॉडल लागू है। वहाँ जापान में नेशनल डाइट प्रधानमंत्री का चयन करती है और बाद में सम्राट द्वारा स्वीकृत किया जाता है। वहीं इंडोनेशिया में साल 2019 से सभी चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। वहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय असेंबली के सदस्यों का चुनाव एक ही दिन किया जाता है। मतदान गुप्त मतदान के आधार पर होता है और ये सारी प्रक्रियाएं कहीं न कहीं देखी गई हैं। इसके अलावा अगर दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन की बात करें, तो वहाँ भी वन नेशन वन इलेक्शन लागू है और वहाँ स्वीडन में अनुपातिक चुनाव व्यवस्था लागू है। इस प्रणाली में राजनीतिक दलों को उनके वोट प्रतिशत के आधार पर सीटें दी जाती हैं। स्वीडन में हर 4 साल में सितंबर के दूसरे रविवार को एक साथ सांसद और काउंटी काउंसिल और म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव किए जाते हैं। ऐसे ही अन्य देशों में भी लागू है। अब अगर बात करें हम हिंदुस्तान की, तो यहाँ कोविंद पैनल ने अपने रिपोर्ट में भारत में एक देश एक चुनाव लागू करने की प्रक्रिया को व्यवहारिक और प्रभावशाली बताया है। मैंने पहले भी इस बात को रखा था कि इसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो प्रक्रिया इसमें लगाई गई है, उसमें कई राज्यों में, जिन राज्यों के संभावित है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो उसके साथ ही विधानसभा के भी चुनाव किए जाएंगे। हालांकि भारत में 2 बार चुनाव कराने की स्थिति सामने आई है। पंचायतों के चुनाव अलग से होंगे क्योंकि उसकी प्रक्रिया जो है वो क्षेत्रीय आधार पर होती है।
तो नेशनल आधार पे जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके लिए पूरी तरह से हर तरह से ठोक बजा करके इस कानून को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसको मंजूरी भी मिल गई है। आपको बता दें कि पैनल ने इसके पीछे चुनावी खर्च में कमी और प्रशासनिक के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित होने की मजबूत दलील दी है। लेकिन विपक्ष का मानना है कि फिलहाल देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का जो तरीका है, वो बेहद ही पेचीदा और मुश्किल है, असंभव सा जैसा है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अपने-अपने विचार दिए जा रहे हैं। हालाँकि एक बात तो व्यावहारिक आपको बता दें कि नज़र आता होगा कि जब भी चुनाव आते हैं किसी राज्य में, तो आप देखिए कि पूरा का पूरा वर्कफ़ोर्स जो है, जितना भी पॉलिटिकल कॉरिडोर है, वो उस चुनाव में लग जाता है। इसके साथ-साथ आपको बताएँ कि जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी ने इसे अव्यावहारिक बताया है, अधिनायकवादी और संघीय करार दिया है, तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने वन नेशन वन इलेक्शन को अव्यावहारिक और अलोकतांत्रिक बताया है, गैर लोकतांत्रिक बताया है। क्षेत्रीय आवाज़ को दबाने के लिए कहा जा रहा है कि ये सारी स्थितियाँ सामने लाई जा रही है। मौजूदा क्षमताओं को, संसाधनों को नाकाफ़ी बताया गया है और कहा गया है कांग्रेस के द्वारा कि सीधे-सीधे इस विधेयक को विरोध का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस के महासचिव सांसद जयराम रमेश ने कल ही इस पर से चर्चा शुरू करते हुए कहा कि जो ये रिपोर्ट आई है, ये भारत में अभी इसके लिए माहौल तैयार नहीं है। आपको इसके साथ-साथ बता दें कि वन इलेक्शन को लेकर के संविधान में 2 बड़े संशोधन किए जाने हैं, उसकी भी चर्चा हम करना यहाँ ज़रूरी समझते हैं। मोदी सरकार के लिए संसद में भी वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करवाने की मुश्किलें होंगी, निश्चित रूप से होंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से गतिरोध राज्यसभा में उत्पन्न हुआ है और वहाँ तो अध्यक्ष को ही हटाने के लिए अ, मुहिम चल रही है। कोविन पैनल के प्रपोजल को मुताबिक भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन की जरूरत होगी। इन दोनों संविधान संशोधन के लिए बहुमत की जरूरत पड़ेगी और भाजपा के पास लोकसभा में 240 सीटें और राज्यसभा में करीब 100 सीटें हैं। इसके अलावा बिल को पास कराने के लिए एनडीए के अंदर क्षेत्रीय दलों के कारण मतभेद भी उभरने के चांस नजर आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में साल 1983 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अ, एक साथ पुराने मुद्दे पर हुआ करते थे। उसके बाद 1999 में भारत में लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव का सुझाव दिया था, लेकिन तत्कालीन एनडीए की सरकार कोई कदम आगे नहीं बढ़ा पाई थी। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को शामिल किया था। तब भी आपको बता दें कि जब इसकी चर्चा 1999 में चली थी, तब ये डर था कि कहीं जो सहयोगी दल हैं वो इसका विरोध ना कर दें और सरकार मुश्किल में ना आ जाए। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो पूरे बहुमत के साथ थे और इसको मैनिफेस्टो में शामिल करने के पीछे भी कारण था कि जो पिछली बार नहीं हो सका था, वो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाए। इसके साथ-साथ आपको बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की जो राह है वो आसान नहीं होगी। इसके लिए हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि क्षेत्रीय दलों और खास करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आना एक बड़ा समस्या का कारण बन सकता है। वहीं विकास आपको पता है कि लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि 2025 के चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल हो सकता है। इस बीच फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं। एक तरफ जी। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी चुनाव करा लें, तो ये एजेंडा लागू कर लें, इसको कानून के रूप में परिणत कर लें। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि उनके लिए समस्याएँ भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहाँ लोकसभा में आपको पता है कि वो 240 की संख्या में है, तो वहीं विधानसभा में माफ़ कीजिएगा राज्यसभा में हमने बताया कि 100 की संख्या उनकी होती है। ऐसी स्थिति में आपने गतिरोध जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसको आपने भी देखा होगा। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की जो कठिन डगर है, उसके लिए संसद के दोनों सदनों में अगर बिल पास हो भी जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में यह लंबा खींच सकता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसको कानून बनने के साथ-साथ इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। और इसको लेकर के आपको बता दें कि मामला संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव वाला होगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव संविधान की 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट में आता है। समय से पहले विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास होता है। राज्यों से यह अधिकार छीनना संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ माना जाएगा। यहीं आकर के मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी चुनाव कराने से देश की मौजूदा चुनाव प्रक्रिया बदलकर एक तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगी। अब इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि ये कितना गतिरोध पैदा हुआ है।
हालाँकि एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण है जो बताना ज़रूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो बार-बार ये कहा जा रहा है कि इससे देश के को आर्थिक क्षति तो हो ही रही है, इसके साथ-साथ देश के विकास में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। ये कैसे हो रही है आप विकास अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक छोटा-सा परिवार भी हो और उस परिवार में अलग-अलग रोज़ फंक्शन हो, तो उस परिवार का मूल जो अवधारणा है या फिर परिवार को जिस तरह से डेवलप करना है, वो नहीं होगा। रोज़ फंक्शन में ही आप रहेंगे, देर रात तक आप पार्टी करते रहेंगे, तो काम कब होगा? या परिवार में और भी विकास के काम कब होंगे? ये जी, सारी चीज़ें देश के साथ भी लागू होती हैं। तो वहीं आपको बताएँ कि संघीय ढांचे के का ये देश है, संविधान में दोनों के लिए अलग-अलग प्रदत्त अधिकार हैं। इसको लेकर के भी झमेला हो सकता है। दूसरी तरफ धन के खर्च की बात करें तो अलग-अलग चुनाव होने के बाद आप समझिए कि किस तरह के खर्च होते हैं या सरकारी पैसे की बात कर लें या फिर पार्टियों की बात कर लें, सभी अपने-अपने स्तर से प्रचार करते हैं और प्रचार तंत्र में आप जानते हैं कि कितना खर्च होता है। इसलिए एक जगह मान लेते हैं कि जैसे बिहार में चुनाव 2025 में है और देश का चुनाव 2024 में हो गया। इस बीच में कई राज्यों में करीब 7-8 राज्यों में चुनाव हुए हैं। जी, तो आप समझ सकते हैं कि जब 2024 से 25 के बीच ही 7-8 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो सब में थोड़ा-थोड़ा ये एनर्जी तो लगी होगी। जी, प्रधानमंत्री कई जगह गए होंगे अपने कार्य को छोड़ कर के, चुनाव प्रचार में। अब झारखंड जैसे छोटे से राज्य में जिसमें 81 सीटें हैं, वहाँ भी प्रधानमंत्री कई दौरा कर चुके हैं, चुनाव के प्रक्रिया के दौरान। तो जी, निश्चित रूप से इससे कहीं न कहीं समस्याएँ तो होती हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए यदि केंद्र की सरकार ने और इस कमिटी ने फैसला लिया है, जो कि हमारे देश की मूलभूत ढाँचा को अगर मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत संशोधन करने के साथ लागू हो जाए, तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से लेकर के लंबे समय तक हमारे यहाँ एक देश और एक चुनाव का ये कॉन्सेप्ट जो है वो चलता रहा है। एक बार फिर से देखना दिलचस्प होगा कि इसको कैसे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो सरकार चला रहे हैं एनडीए की बैसाखी पर चला रहे हैं, उस सरकार में ये फैसला करा पाएँगे। कई बिल आपने देखा होगा कि पेंडिंग भी पड़ गई है और कई बिलों को ठंडे बस्ते में डालना भी पड़ा है। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या हाल होगा, ये आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। हालाँकि नीतीश कुमार जैसे जो अलग-अलग राज्यों के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका सपोर्ट ज़रूर किया है। जी। देखिए, बाबा से आप जान रहे थे कि देश जो वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ रही है, उसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं और इसे मोदी कैबिनेट जो है किस तरीके से पार करेगी और इसे जब सदन के पटल पर रखी जाएगी, तब क्या कुछ निकल कर वहां से तस्वीरें सामने आएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, लेकिन मोदी कैबिनेट से हरी झंडी मिली है, उसके बाद इसे देश में लागू करने के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।